हेलो एवरीवन। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, अब समय है आपके लिए फोकस्ड रिवीजन और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को और मजबूत करने का। सो लेट्स रिवाइज द चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर अरुणाचल प्रदेश 2026 टीजीटी फिजिक्स एग्जाम। ओके। और इसी रिवीजन से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का मेन फोकस होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये आपका है पेपर 2 का लास्ट टॉपिक। तो हम लोग शुरू करेंगे ऐसे कि लास्ट से एकदम फर्स्ट चैप्टर तक रिवाइज करेंगे। ओके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि क्योंकि एग्ज़ाम अब पास है, आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है, तो मैंने जो सोल्यूशन बताया उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट कीजिए। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ओके। ये स्टेटमेंट 1 है। पहले आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे पहले देख लो। यहाँ पे ए स्टेटमेंट है और बी स्टेटमेंट है। ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ के पहले दोनों करेक्ट है या रॉन्ग है वो डिसाइड कर लेना। उसके बाद आपको चारों ऑप्शंस में से एक को टिक करना है। तो पहला जो है आपको दिख रहा है, ये फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली हाँ, आपने ग्राफ देखा होगा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर आपको पता है कि जो यहाँ पे आपका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में आपको पता है फॉरवर्ड बायस अगर हो हम लोगों के पास, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ होता है कुछ पहले करंट नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहता है। ठीक है, ऐसा ही तो ग्राफ होता है। ठीक है। तो ये होता है एक जो वोल्टेज जिसके बाद करंट अच्छे से स्पीड में मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। करेक्ट। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट दिखाई दे रहा है। अब स्टेटमेंट 2 के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट बी बोलता है दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। नो, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किस में आएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगा रिवर्स बायस में। करेक्ट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कहाँ आता है, रिवर्स बायस में। अगर मैं ये ग्राफ में रिवर्स बायस आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो किस तरफ होगा, रिवर्स बायस जो करंट बनेगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो करंट आपको मिल रहा है दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। यही क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। करेक्ट। तो ये कौन से बायस में मिल रहा है, रिवर्स बायस, ना कि फॉरवर्ड बायस। तो ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है कि ये गलत है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी गलत दिखाई दे रहा है और स्टेटमेंट ए करेक्ट है। तो ऑब्वियसली तो इसका ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका गेट्स के ऊपर। ठीक है, लॉजिक गेट्स के ऊपर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आप लोगों को गेट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर ये वाला जो है, ये वाला आपका है नॉर गेट। ठीक है। ये आपका है नैंड गेट। और ये भी है आपका, ये है आपका कौन सा गेट, नैंड गेट। ठीक है। अब अगर नॉर गेट होता है, नॉर गेट का जो आउटपुट होता है, अगर ए और बी इनपुट होता है तो आउटपुट होता है ए प्लस बी का बार। और अगर नैंड गेट होता है तो नैंड गेट के लिए आउटपुट होता है वाई इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट करो उसके बाद बार दो। राइट। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए इजी हो। तो अब आप देखो कैसे करना है। तो नॉर, तो यहाँ पे ए और बी आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ओके। लेट मी टेक येलो ग्रीन कलर ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा थिकनेस कम कर देते हैं। ए प्लस बी का बार हो रहा है। राइट। जस्ट अ मिनट। हाँ। तो ए प्लस बी का बार हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और ए आ रहा है मतलब ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। ओके। अब ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट क्या करेगा, पहले इन दोनों को लेगा। करेक्ट। ये ओ सॉरी, ये नैंड गेट नहीं है, आई एम रियली सॉरी। आप जल्दी जल्दी में मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे देखो, ये अगर डॉट अगर लगा हुआ है
तो ये नॉर गेट होगा, ये डॉट अगर एंड गेट के साथ लगा हुआ है तब ये नैंड गेट होगा। बट यहाँ पे तो ये जो डॉट है ये थोड़ा दूर है, इधर नहीं है। अगर इधर होता तो ये नैंड गेट होता, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना सा है तो इसलिए ये जो गेट होगा ये गेट है आपका एंड गेट। अब एंड गेट का जो आउटपुट बनेगा, फाइनल आउटपुट वाई, वो होता है स्ट्रिप प्रोडक्ट। तो एंड गेट का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो एंड गेट होता है उसका होता है y इज इक्वल टू आउटपुट होता है जस्ट a डॉट बी, राइट। तो अब हम लोगों को y क्या करना है, a डॉट बी करना है। तो y इज इक्वल टू a क्या है, a प्लस बी का बार, ये एक है, और एक है a डॉट बी का बार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताना ये किसका होगा। तो देखो a प्लस बी का बार, आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा है, तो a प्लस बी का बार होता है a बार डॉट बी बार, और जो आपका a डॉट बी का बार होता है वो होता है a बार प्लस बी बार, राइट। ये आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ आपकी इजी सुविधा के लिए। a प्लस बी का बार होता है a बार डॉट बी बार, ओके। और अगर a डॉट बी का बार है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बताता है a बार प्लस बी बार। आई होप इतना तो क्लियर है आपके आपके लिए। अब देखो, इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, जब प्रोडक्ट करोगे तो आपका सिंपली ए बार बी बार डॉट ए बार, ठीक है, ये आ रहा है, प्लस ए बार बी बार आ रहा है। अब आपको ये पता होगा कि दोनों चीज सेम चीज का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट ए, ये आता क्या है, ए ही आता है। तो सिंपली यहाँ पे ए डॉट ए बार डॉट ए बार क्या आएगा, सिर्फ ए बार ही आएगा। तो ये बन जाएगा आपका ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार बी बार, वापस ए बार बी बार सेम चीज है, तो ये हो जाएगा सिर्फ ए बार डॉट बी बार। अब इस चीज को वापस यूज करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे ए प्लस बी का बार। अब ए प्लस बी का बार किसका होता है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का बार होता है नॉर गेट का आउटपुट। तो यस, इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर गेट। तो इतना सिंपल नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरा टारगेट ही है कि ये जो रिवीजन सीरीज है इसमें ऐसे क्वेश्चंस लाओ जो कि ज़्यादा टफ भी ना हो, ज़्यादा इजी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एकदम प्रॉपर हो, तो जिससे आप अपना रिवीजन और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है, consider the following statement A and B and identify the correct answer. A क्या है, for a solar cell IV characteristics lies in the fourth quadrant of the graph। तो पहले आपको ये देखना है कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो एक एक करके देखते हैं। देखो अगर सोलर सेल है ना आपके पास, अगर सोलर सेल है, वन सेकेंड, या लेट मी एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द पेन। तो ये अगर आपके पास सोलर सेल है तो सोलर सेल के लिए जो ग्राफ बनता है ना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है ये ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसको हम लोग VOC बोलते हैं, इसको हम लोग ISC बोलते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट, और AC मतलब शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में VD और इधर आपका ID है, डायोड करंट, क्लियर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये वाला तो सही लग रहा है, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इन ए रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। तो देखो माइक्रो एम्पियर देख के आप बोल दोगे हाँ ये तो भाई करेक्ट है ना, कभी कभी बोल देता हूँ, बट नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ रिवर्स बायस में आप माइक्रो एम्पियर में करते हो, ये सही है, बट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए नहीं, ये होगा आपका सही होगा आंसर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, करेक्ट, इसीलिए ये बन जाता है गलत। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले खुद पढ़ो। यहाँ पे दो स्टेटमेंट वापस दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो फोटो सेल या फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस या सोलर सेल ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली सही है, कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन
ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 बताता है जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। ऑब्वियसली ये भी सही है। जेनर डायोड का तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली ये मेन प्रिंसिपल है, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए। A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diode। ये करेक्ट है। ए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, हाँ ये भी सही है। कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। विच ऑफ द कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड सर्किट। देखो, एसी रिपल को हटाने के लिए आपको ये जो रेक्टिफाइड सर्किट है उसके बाद रिपल को हटाने के लिए, एसी रिपल को हटाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कैपेसिटर, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है एक सी इजिकल टू होता है 1/ω/c, इसको लिख सकते हैं 1/2πf, करेक्ट। और सी, अब एसी के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एक्सी क्या होगा, कम होगा। तो कैपेसिटर का अगर रिएक्टेंस कम होगा तो ज़्यादातर एसी वाला जो करंट पोर्शन है वो कैपेसिटर से पास हो जाएगा और आउटपुट में एसी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर समझ में ना भी आए, आपको बस इतना याद रखना है, एसी को हटाने के लिए हम लोग या तो इंडक्टर यूज़ करते हैं या तो कैपेसिटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है तो कैपेसिटर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ो खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग खुद बताओ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड। तो ये तो आप खुद से कर सकते हो, राइट। तो देखो, जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन, भाई ये तो मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। इट डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, इट इज करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करने बोला है, ठीक है। कभी जब एग्जाम में ऐसा आए इनकरेक्ट तो प्लीज इसको ना ऐसा मार्क कर लिया करो, वरना बहुत बार जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। डिप्लेशन रीजन इज फॉर्म वेरी वाइड, ओके। पीएन रीजन्स ऑफ जेनर डायोड आर हेवीली डोप्ड। तो देखो, हाँ हेवीली डोप तो होता है, ठीक है। तो लेकिन सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फॉर जेनर डायोड अगर डोपिंग हाई हो, आप सोचो नॉर्मल सेंस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपके पास जेनर डायोड है, जेनर डायोड है, तो जेनर डायोड में आपका डोपिंग क्या होगा, हाई होगा। डोपिंग हाई है, ठीक है। और डोपिंग अगर हाई होगा तो डिप्लीशन जो रीजन होगा वो थिन बनेगा। डिप्लीशन जो रीजन है वो क्या होगा, इज थिन। तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट बनता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 हर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप लोग याद रखना, इनपुट और आउटपुट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो मतलब यहाँ पे जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वो भी 60 हर्ट्ज ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आप याद रखना कि कंडक्टर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेमी कंडक्टर और कंडक्टर के लिए, अगर सेमी कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर एंड अगर आपका इंसुलेटर, आई एम सॉरी इंसुलेटर्स, इसके लिए एक्चुअली अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसके लिए बढ़ेगा, ये कंडक्टर के लिए बढ़ेगा क्योंकि कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव है, और डिक्रीज होगा सेमी कंडक्टर्स के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, बहुत सिंपल है, नैंड गेट इसका ऑप्शन होगा। एक्चुअली यूनिवर्सल गेट दो होगा, एक नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। तो यहाँ पे नैंड ऑप्शन में, तो नैंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 26, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग आप किससे करोगे, तो डोपिंग किससे करोगे,
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, करेक्ट। अगर एन टाइप बनाना है तो आपको देना पड़ेगा पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें से पेंटावैलेंट क्या होगा, फॉस्फोरस पी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन द सॉलिड्स, ओके, वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव अभी मैंने बताया, इसका आंसर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होगा, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से पढ़ो, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है कि द फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट वाला बता देना है। मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, क्वेश्चन को रीड करो और आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो, देखो करोगे तभी समझ में आएगा, राइट। तो देखो, अगर मेरे पास अगर ये ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर में 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, इधर आपका एमीटर हो जाएगा, फिर बेस छोटा सा होता है, और फिर ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, करेक्ट। अब आपको क्या क्या पता है, बेस रीजन छोटा होना चाहिए और लाइटली डोप्ड होना चाहिए, ये हम लोगों को सही लगता है ना, ये पता है। बेस रीजन थिन होगा, इतना बड़ा नहीं होगा एक्चुअली, बट ये थिन होगा और लाइटली डोप्ड होगा। तो देख के समझ में आ रहा है कि ये तो करेक्ट है, तो आगे का मतलब ये एक बार में हो गया, ठीक है। आप चाहो तो बाकी पढ़ सकते हो, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 12, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इजी है, प्लीज़ आप लोग इसका आंसर भी पहले कमेंट करो, देखो पढ़ो और कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बताता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा करेक्ट है। तो सारे ऑप्शंस आप खुद पढ़ो, पढ़ के देखो कि कौन सा करेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर पी टाइप है तो मेजोरिटी कैरियर्स, यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेजोरिटी के बारे में बोला है, कौन सा इम्प्योरिटी एटम डोपेंट क्या होता है ये पूछा है। तो ऑब्वियसली पी टाइप के लिए मेजोरिटी क्या होता है, अगर मेजोरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली होल्स होते हैं, करेक्ट। तो होल्स आर मेजोरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर दी डोपेंट, ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वापस गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे कैसे करना है आपको मैं ये बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले वाला जो गेट है ये है आपका, यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू विच गेट, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपका है, ये है आपका नॉर गेट, फिर ये आपका वापस नॉर गेट बन जाएगा और ये आपका नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, नॉर अगर गेट है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या बन जाएगा, तो ये पहले वाला बन जाएगा ए प्लस बी का बार। अब देखो नॉर का वापस नॉर, बट यहाँ पे एक ही चीज़ को दो जगह किया हुआ है, तो दो जगह अगर किया हुआ रहता है तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे इसका वापस ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी बन जाएगा। अब अगर नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है, देखो सिंपली है, नॉट गेट क्या करता है, इन वाई को, वाई अगर हो तो ये इसका नॉट मतलब ए बार बना देता है, अगर ए इनपुट हो तो ए का ए बार बना देता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी है तो ये ए प्लस बी का बार बना देगा। तो वापस ये क्या बन जा रहा है, वापस ये नॉर गेट ही तो बन जाएगा ना। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सिंपली नॉर गेट, डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपको समझ में, आप जूम करके देख लेना दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अब ये है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप एक बार खुद से ट्राई करो, ज़रूर आप खुद से ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन ए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। तो ये कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम, करेंट गेन इज 100, द बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम। आपको वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होगा एम्पलीफायर का ये निकालना है, ठीक है। वोल्टेज गेन मतलब ए वी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और पावर गेन का होता है आपका सब ए पी, आई एम सॉरी, ए पी कितना होगा ये क्वेश्चन है, ओके।
अब फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूलाज क्या क्या है, अगर ए वी निकालना है तो इसके लिए होता है बीटा कलेक्टर का रेजिस्टेंस बाई बेस का रेजिस्टेंस, ठीक है, बीटा हो गया। उसके बाद अगर पावर गेन करना है तो पावर गेन होता है बीटा इंटू ए वी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बीटा के, अच्छा अब इनपुट वोल्टेज ये क्या है, अब इनपुट जो वोल्टेज है ये है वी आई दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वी आई गिवन है 3 वोल्ट, आर सी दिया हुआ है 3 किलो ओम, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आर सी, और करेंट गेन बीटा, करेंट गेन बीटा दिया हुआ है 100, करेक्ट। और जो आर बी है बेस रेजिस्टेंस है, आर बी है आपका 2 किलो ओम। बस ये सब चीज़ें दिए हुए हैं, आपको बस फॉर्मूला में बैठाना है। तो चलिए बैठाओ, यहाँ पे ये आ जाएगा 100, 3 किलो ओम बाई 2, यहाँ पे ये आ जाएगा -150, और ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 150 विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा -15 15000 आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन में आपका 150 और 15000 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो कौन से फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है ये आपके पास। चलिए ये क्वेश्चन भी आप खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, मैं जूम कर देती हूँ। कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू आई बी से कितना, सॉरी ए बी, आई बी नहीं ए बी, यहाँ से यहाँ पे कितना करंट फ्लो करना है ये आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा सर्किट को बड़ा करके ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये है डायोड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये है आपका बी 6 वोल्ट का, और यहाँ पे आपका है ए, ये है +4 वोल्ट का, ये 1 किलो ओम का है। तो करंट जो जाएगा, तो जो करंट आपको मिलेगा करंट आई बी, ठीक है, पहले आप देख लो करंट जाएगा या नहीं। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये 6 वोल्ट है, I'm सॉरी, हाँ अभी गड़बड़ हो जाती है, ये -6 वोल्ट है, यहाँ पे ना पिक्चर में दिखाई नहीं दे रही है, -6 वोल्ट है। तो ये -6 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली एन के साथ माइनस लगा हुआ है, पी के साथ, ये पी है ये एन है, तो पी के साथ प्लस लगा हुआ है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, तो ऑब्वियसली करंट तो जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, अब करंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर का ए का और -बी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि डायोड आइडियल है, तो डायोड आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में, तो उसका अपना रेजिस्टेंस 0 होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में सिर्फ बैठेगा 1 किलो ओम, करेक्ट, इसलिए तो आइडियल लिखा हुआ है। तो वी ए है 4 माइनस वी बी है -6, और आर है 1 किलो ओम, 1 किलो मतलब 10⁻³ ओम, तो 4 और 6 10, ये बन जाएगा आपका 10/10⁻³ मतलब यहाँ पे आपका 10⁻⁻² एम्पियर आंसर होगा। कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, ओके, समझ में आया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओके 17 आप पढ़ो खुद से, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा कलेक्टर करंट बाय एमीटर करंट, तो मैं लिख दूँ एक बार। तो अल्फा है आई सी बाई आई ई, और बीटा दिया हुआ है कितना, बीटा है आई सी बाई आई बी। आपको बोलना है रिलेशन क्या है अल्फा बीटा, देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है एमीटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, आपको मतलब अगर अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी बाई यहाँ पे आई बी प्लस आई सी आ जाएगा। फिर आप करोगे आई सी से डिवाइड कर दोगे, 1/IB/IC+1 आ जाएगा। IB/IC इसको हम लोग 1/बीटा लिख सकते हैं, 1/बीटा+1। तो यहाँ से अल्फा सॉल्व करने से आ जाएगा बीटा/1 प्लस बीटा, बट मैं ये बोलूँगी आप सॉल्व करने से ज़्यादा इसको तो याद ही रख लो, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस। तो जूम कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। देखो P कौन सा है, ये P है, ये N है, P के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, इनके साथ नेगेटिव। यहाँ पे तो P के साथ ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये तो होने से रहा। ये वाला देखो यहाँ पे P के साथ वापस नेगेटिव है,
और n के साथ पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। डी सी नंबर देखो, यहाँ पे दोनों के साथ ही पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव होना चाहिए p के साथ, है ना, बट यहाँ पे तो छोटा है 3 है और n के साथ ज़्यादा वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो डी देखो, डी में आपको दिखाई देगा कि ये p के साथ है 0 वोल्ट और n के साथ है -2 वोल्ट। ये p और ये n, ये p के साथ है और ये n के साथ है। हाँ, p के रेस्पेक्ट में n वाला ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब कौन सा करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको मतलब आने ही चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस तो करके जाना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इन शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, waves of which of the following frequencies will be reflected back by the ionospheric layer having electron density 10 to the power 11 per meter cube। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट बैक होगा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। एफसी है 9 इंटू इन मैक्स टू द पावर हाफ। 9 इन मैक्स कितना दिया है, 10 टू द पावर 11, बैठाओ 10 टू द पावर 11 का हाफ। अब ये कैलकुलेशन होगा, तो ये बन जाएगा 9, एक 10 रूट के नीचे अंदर रखो और बाकी 5 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, ये 11 है तो इसको आप 10 टू द पावर 10 इंटू 10 रखो, तो ये रूट के बाहर जब आएगा तो ये 10 वाला 5 हो जाएगा और ये √10 इधर मैंने लिखा। अब √10 आपको निकालना आता होगा, आपको इसको कैलकुलेशन करने से आएगा आपका 2.8 मेगाहर्ट्ज। तो आपको दिख रहा है बाकी सब बहुत अलग अलग है, तो 2 कौन सा है, ए, तो ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बताता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन फ्रॉम अ टीवी टावर ऑफ हाइट एच कैन बी रिसीव्ड इज प्रोपोर्शनल टू। क्या होगा, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √2r/h। तो ये जो डिस्टेंस मांगा है, ये हाइट के साथ किस कैसे वेरी करता है, h टू द पावर हाफ के साथ। करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यस ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको आज मतलब बना के दिया, इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के ऊपर। ये एग्ज़ाम के पहले आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। कैसे कि अब देखो चैप्टर वाइज आप एक एक चैप्टर मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, तो आप पहले क्या करोगे, जो चैप्टर मैं अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की सीरीज़, तो वो चैप्टर पहले अटेम्प्ट करने से पहले आप जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक है, चैप्टर को जब रिवाइज करोगे उसके बाद जब अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको और ज़्यादा मतलब अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ, आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर प्रॉपर कर लिया, मैंने चैप्टर का थ्योरी भी पढ़ लिया है और एमसीक्यूज भी कर लिए। ठीक है, तो ये अप्रोच मैंने आप लोगों का मतलब एग्ज़ाम आ रहा है ये सोच के मैंने ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मैंने आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये हेल्प कर रहा है या नहीं, क्या आपका फीडबैक है, तो प्लीज़ आपका जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ लिख के दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मतलब समझ में आएगा फीडबैक से कि हाँ, आगे का जो वीडियो लाना है वो कैसे है। अभी टाइम बहुत कम है, आप अगर ठीक से रिस्पॉन्स करोगे ना, तो मैं आपको क्या चाहिए एग्ज़ाम के लिए, मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ लाऊंगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी अब एग्ज़ाम के पहले तक रोज़ एक वीडियो या मतलब अपलोड करने का। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू कीजिए।